गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एस निकेतन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं कक्षा 6 की सवाल और 3 की बी है प्रश्नावली। इसके बाद जो पढ़ाए हुए थे उसके बाद यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहीं से छूटी हुई थी सवाल, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज कक्षा 6 वाले देखेंगे 3 की बी की पहली सवाल है। इसमें दिया गया है पहली सवाल में निम्नलिखित प्रश्नों यानी 1, 2 में, यानी यहाँ पे इसके नीचे का और यहाँ पे नीचे रहेगा खा, खा नंबर की सवाल को नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाया गया है। और में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है, यानी किस प्रकार संबंधित है यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया गया है किसी प्रकार, तो यहाँ पर किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार संबंधित है, प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा हमको बताना है। यानी कि का नंबर में वो दिया गया है, खा नंबर में भी दिया गया है, गा नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जानेंगे कि क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 4 और -7 और -3 और यहाँ पर 15 और 9 यहाँ पर दिया है। तो ये किस प्रकार से लिख रहा है, और 21 और -9 और 11 और -13 और बीच में 10 कैसे आ गया, उसी प्रकार यहाँ पर इसको देखेंगे और इसमें हम भरेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे सर्वप्रथम पहले यहाँ पर देखो 4 -3 करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 7 और 15 को घटाएंगे, एक बार देख लेते हैं। 4 -3 करेंगे तो 1 बचेगा, -7 और +15 करेंगे तो 8 7 15 होता है। यहाँ पर देखो कितना आया, 9, ठीक है ना। यानी इसको जोड़ देगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। या तो इस तरह से हम चल सकते हैं, देखो इसमें तो आ गया 9, इधर से चल दिए, लेकिन इधर वाले में देखते हैं 21 और -11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। यहाँ पर 11 घटा दिए तो 10 बचा, और यहाँ पर -13 और -9 कर दिए तो यहाँ पर 4 बचेगा, यानी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब जुड़ जाएगा तो 9 और 13 यानी 13 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो जब 10 को यहाँ पे जोड़ेंगे 10 घट जाएगा, तो यानी यहाँ पर बचेगा क्या, 12। तो बीच में 10 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा नहीं चला, ठीक ना। दूसरा सिस्टम देखेंगे, दूसरे में क्या कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे पहले वाला इधर से हम चला कर देख लिए तो नहीं चल पाया, अब इधर से देखे हैं तो अगर चलता है तो ठीक है, वो भी चलेगा। तो 4 में से हम पहले क्या करेंगे, -7 घटाएंगे तो माइनस क्या लिखेंगे, 3। अब यहाँ पर कह रहा है 15 लिख लो या फिर -3, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी लिख सकते हो। तो -3 यहाँ पर घटा देते हैं तो कितना बचता है, 12 बचता है। अब 12 में यदि हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या बचेगा, 9। तब पर ये हमारा देखो आ गया। उसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा 21 और -9 को देखेंगे तो कितना बचा, यहाँ पर 9 अगर घट जाएगा 21 में से तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब फिर यहाँ पर 13 और 11 दिया गया है, तो यानी यहाँ पर -13 और माइनस इस तरह, यानी -13 और +11 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा, 2, ठीक है ना। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 11 -13 तो यहाँ पे -2 बचेगा, और ये जोड़ेंगे तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10। तो यहाँ देखो 10 लिखा है। तो जो यहाँ पे पहला चला वही चीज यहाँ पर दूसरा भी चला, तीसरे वाले में भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसी प्रकार 17 में से -18 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो -1 बचेगा, और 14 में से माइनस अगर हम 15 घटाएंगे तो -1 बचेगा, या फिर -14 कर देंगे। देखो इसको हम और कर सकते हैं, -15 और +14 करेंगे तो भी -1 बचेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये भी हमारा और के रूप में। अगर हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस ही लिखा जाएगा। एक और एक मिलाकर के कितना हो जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन के स्थान पर क्या हमारा भरा जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये हल होता है। तो इसी प्रकार हमारा 2 नंबर में दिया गया है, कह रहा है कि का नंबर में यहाँ पे 15 3 -3 11 19 ऐसा करो कि 10 आए, और 10 5 7 4 8 दिया है। उसी प्रकार 12 8 6 5 में ऐसी कौन सी संख्या क्या ले आए, करें कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या हो जाए, ठीक है ना। कौन सी संख्या यहाँ पे कौन सा विकल्प आ रहा है। तो जैसे इसके पहले वाले में किए थे वैसे इसमें भी हमें को करना है। और यहाँ पर देखो 15 माइनस
देखो यहाँ पे 15, इसके पहले वाले में माइनस किए थे, यहाँ पे देखते हैं माइनस चलता है या नहीं चलता है, इसको हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो 15 और माइनस अगर हम यहाँ पे इसको देखो करेंगे, -15 और 19 को करेंगे तो माइनस क्या लिखा जाएगा, 3, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं होगा, 4 होगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर यहाँ पर इसको हम करेंगे 11 और माइनस इसमें -3, -3 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखो अगर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 में से अगर 3 जुड़ जाएगा 11 में तो 14 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10। तो देखो यहाँ पर 10 प्राप्त हो गए इस प्रकार से। अब इसमें कह रहा है कि 10 - 5 कर दो तो क्या बचा, माइनस यानी 5 बचा। और उसी प्रकार यहाँ पर 7 माइनस अगर 4 कर देंगे कितना बचेगा, 7 - 4 अगर हम कर देंगे तो कितना बचेगा, 3। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा 8 हो गया। अब उसी तरह हमारा ये सवाल बनेगी, अगर हम 12 में से -8 कर देते हैं, 12 में से -8 घटा देते हैं तो 4 यहाँ से बचता है, और 6 में से यदि यहाँ पर हम 5 घटा दिए तो क्या बचता है, 1 बचता है। अब इसको अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बी नंबर यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे रहा है 5, ठीक है ना। तो इस पर क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। यानी कि इसमें भी इस प्रकार से चला है, इस प्रकार से, ठीक है ना, इसमें इस प्रकार से चला हुआ है। देखो इसमें भी इस प्रकार से चला हुआ है, जैसे जैसे इसमें चल रहा है वैसे इसमें चल रहा है वैसे इसमें भी चलेगा, ठीक ना। यानी ये रीजनिंग मॉडल है, जैसे कि एसएससी वाले पढ़ते हैं बच्चे, कक्षा 6 में आ गई थी 2 सवाल। तो यहाँ पर 2 नंबर की भी सवाल ये समाप्त हो जाती है। अब 3 नंबर की सवाल है। 3 नंबर की सवाल में देखो पूछ रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान भरने के लिए यहाँ पर दिया गया है, तुम अपने किताबों में देख सकते हो। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख करके यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो अपना तुम लोग मिला लेना अपने किताब से, ठीक है ना। तो क नंबर में लिखा हुआ है 2 पूर्ण यानी 2 पूर्णांक को यहाँ पे लिख देते हैं, एक को लिख दे रहे हैं और बाकी को अपना मिला लेना, ठीक है ना। 2 पूर्णांकों का योगफल, 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव, और फिर करके यहाँ पर डैश डैश दिया है, होता है। यानी कि यहाँ पर खाली स्थान ऐसे दिया रहेगा सभी में, का नंबर और खा नंबर, ग नंबर, घ नंबर ऐसे ही दिया रहेगा, यानी कि ग तक ही दिया गया है। तो पहला यहाँ पर लिखा है 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक इसमें भरा जाएगा, पूर्णांक होता है। दूसरा है 2 धन पूर्णांकों का योगफल, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 धन पूर्णांकों का योगफल। इस प्रकार से 2 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, यहां पर भरा जाएगा, धन पूर्णांक होता है। तो इस तरह से हम भरेंगे, ये हमारा खाली स्थान भरा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारे किताबों में दिया रहेगा और दे करके भर लेना है। तीसरा का नंबर है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, ऋण पूर्णांक होता है। यानी यहां से हम भरते आएंगे तो यहाँ पर लिखते आएंगे तो क्या यहाँ पर लिखेंगे, ऋण पूर्णांक होता है, यानी ये खाली स्थान में भरेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर की सवाल तुम्हारा यहाँ पे हो गया। और चौथे नंबर में देखो क्या कह रहा है कि सत्य और असत्य छांटिए। तो हम बोल दे रहे हैं और आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है सत्य और असत्य बताइए, का नंबर है किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। सत्य असत्य की बात कर रहा है तो सत्य होता है, ये सत्य कह रहा है। सही का चिन्ह लगा सकते हो, सही लिख सकते हो, सही लिख सकते हो, या फिर सत्य लिख सकते हो। तो फिर दूसरा नंबर है शून्य ऋण पूर्णांक होता है, यानी शून्य ऋण कह रहा है, शून्य ऋण पूर्णांक है। जो शून्य होता है वो ऋण पूर्णांक है नहीं, यानी हमारा जो शून्य होता है वो शून्य धनात्मक पूर्णांक होता है। देखो यहाँ पर अगर शून्य लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस छिपा हुआ है, तो ये धनात्मक पूर्णांक होता है, ना कि ऋणात्मक, ठीक है ना। तो ये धनात्मक, शून्य हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। ये है असत्य, इसमें लिखोगे 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, यानी 2 ऋण जो होते हैं
उनका योगफल धन पूर्णांक होता है। अभी इसके पहले देखो बताया, यानी कह रहा दो ऋण पूर्णांक, यानी यहाँ पे दो ऋण पूर्णांक दिया गया है, उनका योगफल अगर हम करते हैं तो देखो माइनस क्या होता है, माइनस यहाँ पर योगफल होता है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, धन पूर्णांक होता है, नहीं यहाँ पर ऋण पूर्णांक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर धन कह रहा है, अगर यहाँ पर ऋण कहता तब तो सही हो जाता, सत्य हो जाता, लेकिन धन कह दिया है, यानी प्लस में धनात्मक कह रहा है, तो फिर यहाँ पर धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से घ नंबर की सवाल समाप्त होती है। अब घ नंबर में कह रहा है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल, यानी कोई भी अगर हम यहाँ पर पूर्णांक ले लेते हैं, एक ले लिए और प्लस यहाँ पर शून्य लिख दिया और बराबर इसका अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा, एक होगा, यानी कि यहाँ पर शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, यानी इस पूर्णांक के बराबर होता है, तो ये बात सही है, पूर्णांक के बराबर होता है, जीरो का कोई महत्व तो ही अभी नहीं है। अगर ये इकाई के अंक में आया है तब महत्व होता है, दहाई के अंक में तो इसका महत्व होगा नहीं, जब तक कि कोई संख्या इसके बाईं तरफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगली सवाल है, अंगा नंबर है, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, गलत है। 6 नंबर है, संख्या रेखा पर -8 और +8 शून्य से समान दूरी पर हैं, ये बात सत्य है, यानी अगर हम यहाँ पर -18 कर दें और प्लस यहाँ पर 18 कर दें तो इसका और इसका जो यहाँ पर दूरी होगी बहुत दूरी होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर रेखा से अगर मानते हैं, यहाँ पे बीच में मध्य केंद्र मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो इधर हम चलते हैं तो यहाँ पर +18 चलेंगे और इधर चलेंगे तो हमारा यहाँ पर -18 होगा, तो इसकी और इसकी दूरी देखो कितनी है, बहुत दूरी है, यानी कि 18 यहाँ से यहाँ तक, फिर 18 यहाँ से यहाँ तक, यानी 36, यानी 36 अंकों का स्पेस यहाँ पर तुम्हें मिलेगा, 36 बिंदु का यहाँ पर स्पेस मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, समान दूरी पर है, नहीं, ये समान दूरी पर, इधर से यहाँ पर समान दूरी पर है और यहाँ केंद्र से हमारा यह समान दूरी पर है, तो दोनों यहाँ पर समान दूरी पर हैं। अगर यहाँ पर संख्या रेखा पर कह रहा है तो सही कह रहा है, इस संख्या रेखा से अगर हम इधर चलेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, समान होगा, और इधर भी हमारा एक समान होगा, तो एक ही रेखा पर दोनों समान स्पेस जगहों पर रहेंगे, और ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, बस एक ही जगह पर दोनों रहेगा, ठीक है ना। तो ये सत्य है। ज नंबर में है, दो धन पूर्णांकों का योगफल, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन हो, सही बात है। यदि हम दो धन पूर्णांकों का योगफल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 प्लस अगर हम 2 कर दिए तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 4, यहाँ पर छिपा हुआ है क्या, प्लस, तो ये धन ही पूर्णांक बनता है, यानी 1 प्लस ये भी कर देंगे तो 2 होगा, यहाँ पे प्लस छिपा होगा तो ये धन पूर्णांक होता है, ये सही कह रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नंबर की सवाल समाप्त होती है। इसके साथ यहाँ पर 3.b यानी 3 का 3 यानी 3 का b यहाँ पर अभ्यास खत्म होता है और 3 का c खत शुरू होता है। तो 3 के c में देखते हैं क्या दिया गया है। 3 का c नंबर दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, 1 नंबर के सवाल में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि यहाँ पर देखो 102, 9, 12, 18, 30 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो यहाँ पर संख्या भरी जा सके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे, यानी यहाँ से चलेंगे, देखो छोटी संख्या से लेकर के चलेंगे तो बड़ी संख्या तक जाएंगे, यानी हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक हमें जाना होगा। तो सबसे पहले 9 को देखेंगे, तो 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा है, फिर क्या लिखा है 12, फिर क्या लिखा है 18, फिर क्या लिखा है 30, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद 102 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे लिखते हुए बढ़ते क्रम में गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, देखो 9 में कितना जोड़ दिया, जो यहाँ पर 12 हो गया, 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक भर में क्या किया है, जो यहाँ पर 18 हो गया, यानी 12 में कितना जोड़ दिया, यानी कि 12 प्लस 6 कर दिया, यानी कि इसका 3 का दुगुना कर दिया 6, तब क्या लिख दिया 18। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 6 का फिर यहाँ पे दुगुना 12 करेगा, तभी तो यहाँ पर 18 और 12 क्या हो जाएगा 30, तो इसका भी तो यहाँ पर दुगुना होना चाहिए, 12 का दुगुना क्या हो जाएगा 24, यहाँ पर 24 जोड़ेगा, तो 30 और 24 कितना होगा, देखो 0 और यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और फिर आगे देखते हैं कि ये इतना दे रहा है नहीं, 54 में फिर हम 24 का दुगुना कर देंगे 48, कितना 48, तो 102 हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 102 नहीं होता है तो फिर दूसरा विकल्प करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी यहाँ पे 48 और प्लस 54 जोड़ देंगे तो अगर 102 आ रहा है तो हमारा आंसर ठीक है। तो देखो 8 4 12 की 2, 5 4 9 1 10, यानी यहाँ पर आ चुका है, तो हमारा भरा क्या जाएगा ऑप्शन में यहाँ पर
क्वेश्चन स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 54। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प होगा, क्या होगा, दूसरा विकल्प 54 होगा। तो ये हमारा टिक लगेगा, आंसर होगा, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में दिया है प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो पहली सवाल दिया है 6 और दूसरे दिया है -4, तीसरा दिया है -19, चौथा दिया है -996, पांचवा दिया है 0। पूर्ववर्ती की बात कर रहा है यहाँ पर। पूर्ववर्ती का मतलब होता है माइनस, यानी पीछे, पूर्व का मतलब होता है पीछे की संख्या। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे करना। तो यहाँ पे जो लिखेंगे 6 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर, देखो 6 कहा है, 6 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर 6 माइनस 1 करेंगे और बराबर, अगर 1 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसे विस्तार से हल करेंगे। और लिखने को और बताने के तो वैसे भी बता देते हैं कि 1 कम कर दो, वहाँ पे -5 कुछ मतलब घटा दो, 1 5 बचेगा, यहाँ पर 1 कम कर दो, 1 कम घटा दो, ऐसे ही बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखना अनिवार्य है। तो दूसरा है -4 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर -4 और -1 बराबर, अगर हम जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाए, नहीं घटाएंगे तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर -5 क्या हो जाएगा आंसर। तो अब यहाँ पर -19 कह रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ पर -19 लिखेंगे और डैश डैश करके, यानी यही हिंदी लिखी जाएगी। और -19 में माइनस अगर 1 को कम करेंगे तो ये यहाँ पर -20 हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारा ये है, तो -996 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर -996 माइनस 1 बराबर -997, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हमारा यहाँ पर 0 का पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, तो 0 और -1 करेंगे तो यहाँ पर -1 ही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 नंबर के सवाल का हल ये है। अब 3 नंबर की सवाल है, तो 3 नंबर के सवाल में देखते हैं। तीन नंबर के सवाल में कह रहा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, यानी यहाँ पर खाली स्थान में छोटा कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक भरिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे, इसे क्या कहते हैं, छोटा कोष्ठक, और इसे क्या कहेंगे, बड़ा कोष्ठक, ठीक है ना। इसे छोटा और उसे बड़ा कहते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि -3 और +4, सॉरी -3 और प्लस यहाँ पर कोष्ठक में -6 दिया है, और माइनस इस कोष्ठक में, और फिर माइनस फिर कोष्ठक में -6 दिया है। तो इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन हो रहा है, छोटा कौन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। देखो इसका और इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, -3, और इसका प्लस माइनस गुणा -6, तो बराबर कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। इसका अगर हम हल करेंगे तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3। अब ये 3 और ये -9 में कौन बड़ा है, ये माइनस में है, ये छोटा हो गया। 3 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम इस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें बड़े का चिन्ह हमारा, देखो हमने क्या बताया था, बड़े का चिन्ह ये है तो छोटे का चिन्ह ये है। तो यहाँ पर बड़ा हमारा उधर साइड का हो रहा है, तो हमारा चिन्ह किस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारा दूसरा भी हम देखेंगे, -21, और ये माइनस और माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 21। तो बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 0। और इसका करेंगे तो यहाँ पर -21 और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा -21। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 23 गुना 42, यानी ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो हमारा ये चिन्ह कौन सा लगेगा, यहाँ पर छोटे का, ठीक है ना। फिर इसके बाद तीसरे नंबर को हम हल करते हैं। तो -27 और ये प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर -7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5, यानी -54 लिखा जाएगा। और इस तरफ से अगर हम हल करेंगे तो 27 और प्लस माइनस का गुणा -45। तो इसमें जब घटाएंगे 47 में से, यानी 27 को घटा देते हैं 45 में से, तो क्या बचता है, 8 7 15,
और यहाँ पर एक -18, यानी -18 और -54 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये जितना ही संख्या माइनस वाली बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी, और जितनी ही यहाँ पर छोटी संख्या रहेगी वो बड़ी हो जाएगी। तो माइनस हमारा 18 बड़ा है और -54 हमारा 18 से छोटा है। तो हमारा कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारा खाली स्थान भरा जा चुका है। अब 3 नंबर की सवाल समाप्त होती है। 4 नंबर की सवाल है। 4 नंबर की सवाल है। 4 नंबर के सवाल में कह रहा है खाली जगह भरिए। तो यानी यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है ये खाली जगह है, इस पे कह रहा है कि स्थानों पर भरिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर चला हुआ है। सबसे पहले हम इधर से चलेंगे, देखेंगे कि क्या कह रहा है। यानी यहाँ पर 7 में 2 जोड़ दिया, 9 में 2 जोड़ दिया, 13 में 2 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 13, 11 में 2 जोड़ दिया, सॉरी, तो 13 हो गया। यानी कि यहाँ पे 2 की बढ़ोतरी किया है, कितने की, +2 की। तो उसी प्रकार हम इधर से भी चलेंगे तो देखेंगे क्या कर रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं 7 है, 7 तीन जगह मिल रहा है हमको 7। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 मिला हुआ है, यहाँ पर 6 मिला हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 0 मान लेंगे। तो 0 में यहाँ पे 2 जोड़ा तो 2 लिखा, अब 2 में जोड़ेगा तो यहाँ पर 4 लिखेगा, और 4 में 2 जोड़ा तो क्या लिखा, 6 लिखा, और 7 तीनों जगह लिखा है। तो 7 अगर हम इस पे भी लिख देंगे तो क्या बन जाएगा 47। तो ये हमारा 47 भरा जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि यहाँ पर 2 तरफ इधर से हल करना है, दोनों तरफ इधर से भी हल करके देख लेना है, ठीक है ना। यानी कि 2 तरफ इधर से 2 लाइन यहाँ से यहाँ तक इसको भरना है इस तरफ से, और 2 लाइन इस तरफ से आना है हमको। तो देखेंगे कि 7 का नाम 7 लिखा, 9 त्रिक 27, 3 बार गुणा किया। तो यहाँ पर क्या किया 11 और यहाँ पर 13, देखेंगे क्या कर रहा है। तो यहाँ पर फिर 11 चौक 44, 11 और गुणे 4 कर दिया, ठीक है ना। 11 गुणे 4 तो 44, और 44 से +3 कर दिया तो क्या हो गया 47। उसी प्रकार 13 और 5 कर दिया, 4 के बजाय यहाँ पर 5 कर दिया तो 13 × 5 = 65, और प्लस यहाँ पर 3 के बजाय क्या कर देगा, यानी 3 के बजाय 2 कर देगा, कम कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 67। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो पहले बताया वो सही था, ठीक है ना। 4 नंबर की सवाल हमारी यहाँ पर होती है कि 47, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। भर लेना अपने किताब में। तो 4 नंबर की सवाल समाप्त होती है। 5 नंबर की सवाल है, देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है सवाल में प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती यानी अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। चाहे हम इसको उत्तरवर्ती कहें या फिर अनुवर्ती। इसके पहले वाले में हम पूर्ववर्ती पढ़े थे, तो पूर्ववर्ती को माइनस किए थे, और अनुवर्ती को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। पहली सवाल है 7। अब यहां से चलेंगे तो 7 का उत्तरवर्ती संख्या बराबर 7 + 1 करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। और फिर -5 का अनुवर्ती, चाहे हम उत्तरवर्ती लिखें और चाहे अनुवर्ती लिखें, बात एक ही है। संख्या बराबर -5 + 1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। एक जोड़ने लगेंगे तो ये माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर खट जाएगा, तो -4 हो जाएगा। फिर इसके बाद -20 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या बराबर -20 + 1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार हमारा -997 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या -997 + 1 करेंगे तो -996 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा यहाँ पर 0 का अगर करेंगे तो 0 + 1 करेंगे तो बराबर हमारा 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा धनात्मक सब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या दोनों जान गए हो अभी तुरंत। इसके पहले वाली सवाल में भी बताए थे पूर्ववर्ती, अब इसमें अनुवर्ती संख्या चल रही है। तो 5 नंबर की सवाल समाप्त होती है। अब 6 नंबर की सवाल है। 6 नंबर की सवाल में क्या कह रहा है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल करेंगे तो लिखेंगे, जो यहाँ से हिंदी स्टार्ट की गई है हल में, यहाँ से हम लिखेंगे 12 बजे दोपहर
तापमान बराबर 12 बजे दोपहर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस था? +19 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है ना। फिर इसके बाद अर्धरात्रि को तापमान शून्य से बढ़कर कितना हो गया? घटकर 2 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे अर्धरात्रि का तापमान बराबर -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहां पर हमारा कम हो गया तो -2 डिग्री सेल्सियस यहां पर लिखा जाएगा। और पूछा क्या गया है? तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसलिए तापमान में परिवर्तन बराबर अर्धरात्रि का तापमान फिर -12 बजे का तापमान, फिर 12 बजे का तापमान। तो देखेंगे कि अर्धरात्रि का तापमान हमारा कितना दिया गया है? अर्धरात्रि का तापमान हमारा कितना दिया गया है? -2 डिग्री सेल्सियस। फिर माइनस लिखेंगे और उसके बाद 12 बजे दोपहर का समय कितना दिया है? प्लस यहाँ पर 19 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हम जोड़ेंगे यानी घटाएंगे तो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 19 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। और दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 19 और 2 कितना हो जाएगा? यानी घटाएंगे तो घटने के बजाय जुड़ जाएगा तो 21 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। यानी अर्धरात्रि का हमारा कितना तापमान हो जाएगा? -21 डिग्री सेल्सियस घट करके हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से 6 नंबर की सवाल समाप्त होती है। अब आती है 7 नंबर की सवाल है। 7 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था और 348 ईसा पूर्व में दिवंगत यानी मृत्यु हो गई हुई है। तो वो कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो यहां पर हल में लिखेंगे प्लेटो, क्या लिखेंगे? प्लेटो का जन्म यहां पर लिखेंगे 429 ईसा पूर्व, यानी कि यहां पर हम जन्म बराबर लिख सकते हैं 429 ईसा पूर्व, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -429 ईस्वी। ठीक है ना, ईस्वी पूर्व। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो और फिर इसके बाद लिखा है प्लेटो का जन्म यानी दिवंगत, यानी यहां पे लिखेंगे दिवंगत हुए। प्लेटो दिवंगत हुए तो कब हुए? 348 ईसा पूर्व। ठीक है ना। इसे हम और क्या लिख सकते हैं? -348 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना। तो जब इस प्रकार से हम लिखेंगे तो अब आगे जब चलेंगे तो क्या लिखेंगे? ईस्वी लिख सकते हैं, इसको पूर्व नहीं लिख करके ईस्वी लिख सकते हैं। ईस्वी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है ना। इसे क्या लिख सकते हैं? ईस्वी। और इसके बाद आगे जब चलेंगे तो लिखा है, क्या कहा है कि जीवित कितने रहे, है ना। तो यहां पर लिखेंगे जीवित रहे बराबर यहां पर -348, फिर यहां पर -429 ईस्वी। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे -348, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 429 ईस्वी, यहां पर भी ईस्वी रहेगा। और जब घटाएंगे तो यानी यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 12 में से अगर 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि यहाँ पर ईस्वी, यानी कि 81, यानी यहाँ पर लिखेंगे वर्ष 81 वर्ष तक हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे? जीवित रहेंगे। ठीक है ना। 81 वर्ष तक यहाँ पर प्लेटो जिंदा थे। ठीक है ना। 81 वर्ष आंसर हो गया। तो 7 नंबर की सवाल समाप्त होती है। 8 नंबर की सवाल है। 8 नंबर की सवाल में क्या कह रहा है? समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,000, यानी यहाँ पर 11,000 नहीं सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है 1,16,000 मीटर क्या है? नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की
पर्वत चोटी समुद्र तट से 8,846 मीटर ऊंची है, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। शायद यहाँ पर एक जीरो नहीं है, यानी यहाँ पर 11,600 है, हमने एक ज्यादा लिख दिया था, तो यहाँ पर अब 11,600 हो गया। तो हल में यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो यहाँ पर हिंदी दी गई है वही लिखेंगे, समुद्र तल, ऐसे लिखेंगे, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु बराबर 11,600 मीटर, ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरी हिंदी होगी, समुद्र तट से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, ठीक है ना, गहराई वाला बिंदु बराबर कितना दिया गया है, 8,846 मीटर। यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अधिकतम गहराई वाला बिंदु। अब इसके बाद लिखेंगे गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, हमसे यही पूछा जा रहा है, तो यहां से लिखेंगे, इसलिए गहराई जो पूछ रहा है वही कर देंगे, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, चोटी की ऊंचाई, यहाँ पर चोटी की ऊंचाई लिखेंगे बराबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है 11,600 मीटर और प्लस यहाँ पर 8,846 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 अंक है, 2 जीरो है, तो यहाँ पर 46 हमारा तुरंत आ जाएगा। 8 और 6 14 की 4, फिर यहाँ पर 8 1 9 9 1 10 की 0, यहाँ से लेके यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर मीटर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से 8 नंबर की सवाल आप लोगों की समाप्त होती है। अब यहाँ पर ये अभ्यास 3 कस्सी समाप्त होता है। अब अगला अभ्यास है, हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों को यही कहें कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि लाइक करे हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और शेयर जरूर करना, शेयर करना मत भूलिए।